हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर किया था नाजिज्म द हिटलर, जो कि 9th क्लास का चैप्टर 3 है। आज उसी चैप्टर का हम सेकंड पार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर के, थोड़ा इसे रिव्यू कर लेते हैं। हिटलर बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, हिटलर के बारे में। रेचस्टेग द जर्मन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड चांसलरशिप पोस्ट टू हिटलर एंड हजलमर शास्ट। ये कौन थे, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आपके चैप्टर का मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था और अभी हमें किस तरह से कंटिन्यू करना है। ओके, सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड हो गया था 1929 में, और ये तब क्रैश्ड हुआ था जब डेविस प्लान बनाया गया था। डेविस प्लान वही था जब जर्मनी को जो कंपनसेशन अमाउंट था उससे निकलने के लिए एक प्लान, इकोनॉमिकल प्लान बनाया गया कि उस प्लान के वे से, उस प्लान के मेथड से वो उससे आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए ये प्लान बनाया गया था, बट ये प्लान तब डिक्लाइन हो गया जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई, और इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 के बाद ही आई। इकोनॉमिक क्राइसिस, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कम हो गया था, खत्म हो गया था, इस वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसे आप वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जो कि आप अपने चैप्टर के पेज नंबर 54 में देख सकते हैं। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था, और इसके बाद जर्मनी की जो जनता थी उनके मन में बस एक ही होप थी कि कोई हमारा ऐसा लीडर आए जो कि हमें इस प्रॉब्लम से निकाले, हमें इस परेशानी से निकाले, हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको हमसे निकाले, हम सभी को इन समस्याओं से निकाले। तो इसी के साथ हिटलर का राइज होता है। अब हिटलर की एंट्री कैसे होती है उससे पहले हम ये देखेंगे कि हिटलर था कौन। सो फ्रेंड्स, हिटलर बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज नियर बाई जर्मनी, इन 1889, और उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी पुअर्टी में गुजरी थी। इट मीन्स अगर बात करते हैं उसके चाइल्डहुड की, हिटलर की, तो हिटलर अपने चाइल्डहुड में ही वॉज नॉट सो रिच, इवन ही वॉज नॉट रिच। सो 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, एज ऑल ऑफ यू नो। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका इफेक्ट इनकी फैमिली पे भी पड़ा था। ये इनका अलग टॉपिक है, वो हम अलग चैप्टर में क्लियर करेंगे, अलग वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं कि हिटलर का भी रिलेशन जो था वो जर्मनी से था। तो जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारती है, जब पीस ट्रीटी होती है, तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास होता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जर्मनी के साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जो कि ऐसा हुआ गया। क्योंकि सिर्फ जर्मनी ही शामिल नहीं थी, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में शामिल थी, बट जर्मनी को बहुत ज़्यादा कंपोजिशन देना पड़ता, बहुत उसका नुकसान हुआ था। ओके, नाउ हिटलर के मन में जो चीज़ें थी, जो जैसे कह सकते हैं कि विद्रोह था, वो चाहता था कि वो उसको एक ना एक दिन टाइम मिले। इसके लिए उसने शुरू से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, और स्टार्टिंग में उसने एक छोटा मोटा अपना वर्कर पार्टी बनाई, दैट इज नेम एज जर्मन वर्कर्स पार्टी। सो जर्मन वर्कर्स पार्टी में हिटलर ने और थोड़ा स्ट्रगल किया और मेहनत किया, और उसको आगे बना के नाम दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। और इसी पार्टी को आगे जाके हम जानते हैं द नाजी पार्टी के नाम से। द नाजी पार्टी, जब भी आपके माइंड में ये थॉट आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जर्मन की अपनी और हिटलर की अपनी पार्टी थी, जो कि चाहते थे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उन पे हर्जाना लादा गया, जो भी कंपनसेशन लादे गए हैं, जो भी उनकी इंसल्ट की गई है पूरे वर्ल्ड में, उस चीज को बाहर निकालना चाहता था। और हिटलर वांटेड टू मेक द जर्मनी क्लीनेस्ट ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इसी बीच में हम देखते हैं कि रेचस्टेग एक जर्मन पार्लियामेंट है। आप हमेशा याद रखेंगे कि रेचस्टेग अगर कहीं नाम आता है तो आप कहेंगे कि इट इज अ जर्मन पार्लियामेंट,
एंड द नाजी पार्टी जो थी, नाजी पार्टी में उस समय रेचस्टेग पार्लियामेंट में इतना ज्यादा इनका दबदबा था कि 1932 तक आते आते इनको 37% वोट्स मिल गए। दैट वाज अ ह्यूज क्वांटिटी। 1932 तक एक छोटी सी पार्टी ने अपने आप को 37 वोट्स मिलने गेट किया, गेन किया, यह बहुत बड़ी बात थी उस समय। और इसी के बीच प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर करते हैं उन्हें चांसलरशिप ऑफर किया जाता है हिटलर को, जो कि उस समय जर्मनी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसमें उन्हें ये पोस्ट ऑफर किया जाता है। और यही हिटलर के लाइफ का, या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जर्नी की एक टर्निंग पॉइंट होती है। अब वो टर्निंग पॉइंट किस तरह से होती है, अब हम थोड़ा बुक देख लेते हैं। लेट्स कम टू द पेज नंबर 58। पेज नंबर 58, द डेस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो एज ऑल ऑफ वी नो दैट 30 जनवरी 1933 चांसलरशिप जब उनको ऑफर किया गया था, तो इट वाज 30 जनवरी 1933। इस समय ये उन्हें पोस्ट ऑफर किया गया था हिटलर को, और करने वाले कौन थे, प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग, जिन्होंने उन्हें पोस्ट ऑफर किया था, चांसलरशिप का पोस्ट ऑफर किया था। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जब पोस्ट ऑफर किया गया तो जितनी भी मिनिस्ट्री थी वो सब के सब उनके पास आ गई, हिटलर के पास आ गई। इसके बाद कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि सडनली यहां की जो पार्लियामेंट होती है, इट मींस कि प्रेसिडेंट कहां गया आपका पार्लियामेंट, ये रेचस्टेग में सडनली एक दिन आग लग जाती है। आग लग जाती है तो क्या होता है कि जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन या वीमर रिपब्लिक जो होता है पहले से, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो उन सभी में आग लग जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर हिटलर क्या करते हैं कि अपनी ड्यूटी, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस और अपने राइट्स की एक अलग किताब बनाते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हालांकि इस किताब का नाम मेंशन नहीं किया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि उस आग से हिटलर को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत हजारों की संख्या में जो लोग हिटलर, जिन लोगों को हिटलर पसंद नहीं करता था, उनको हजारों की संख्या में मारा गया है। और सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि वो उनके तौर तरीकों को पसंद नहीं करता था, और उनको बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं था हिटलर को कि उनके अगेंस्ट कोई भी ज़रा सा भी अगेंस्ट बोले। और इसका एग्जांपल हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं, हजलमार्श शास्त्र जो थे, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें हिटलर ने अपॉइंट किया था, और जिन्होंने हिटलर को ये अश्योरेंस दी थी कि यहां जर्मनी की जो भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो चल रहा है, मैं इस डिप्रेशन से आपको और आपकी कंट्री को बाहर निकाल सकता हूं। और इन्होंने ऐसा किया भी। 2-3 इयर्स में ही जर्मनी की जो जीडीपी है वो ग्रोथ करने लगी थी, और इनका काम भी काफ़ी हिटलर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ही हिटलर यहीं तक सिर्फ खुश नहीं था, हिटलर चाहता था कि हमें कुछ आगे भी करना चाहिए। आगे मीन्स वो चाहता था कि हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, हम जब तक उस पर अटैक नहीं करेंगे, जब तक उस पर रूल नहीं करेंगे, तब तक हमारे रिसोर्सेज की पूर्ति नहीं हो सकती है, तब तक हमारे जो मनी प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, वो दूर नहीं हो सकता है। सो नाउ वी कम टू द पेज नंबर 59। Here is a line that then went to on West German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up to the entire country। उसका क्या, उसके नियर बाय एक कंट्री थी जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। ये नाम हमें याद रखना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इसका चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग है इसकी, बट प्रोनाउंसिएशन इसका चेकोस्लोवाकिया है। एंड यहां पर एक सिटी है, उसका नाम है आपका
सडन लैंड। सो सडन लैंड एक ऐसी जगह थी जहां पर हिटलर का कहना था कि यहाँ के जो लोग हैं ये जर्मन नहीं बोलते हैं, जर्मन स्पीकर्स नहीं हैं, इनको जर्मन बोलना चाहिए। तो वहाँ पर वो अटैक कर लेता है ये बहाना लगा के कि इनको जर्मन बोलना चाहिए, और इसके बाद वो पूरे चेकोस्लोवाकिया पे ही अटैक कर लेता है। देन उनके रिसोर्सेज का अपने लिए फिर यूज़ भी करना शुरू कर देता है। जब ये चीज़ें उनको पता चलती हैं शास्त्र को, तो वो बोलते हैं कि भाई ये ऐसा चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर है। अगर हमने आसपास की कंट्री को कैप्चर करना शुरू कर दिया तो उससे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। बट एज वी कैन सी on page number 59 that Hitler did not stop here. Shast had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deflict financing. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Shast had to leave. उन्होंने कहा कि आपको अभी इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग अच्छी सलाह देते हैं या आगे की सोचते हैं या कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, और वो पॉजिटिविटी अगर हिटलर को पसंद नहीं है तो उनको अपने से हटा देते हैं, और इन्होंने शास्त्र को उसकी पोस्ट से हटा दिया। इसके बाद हिटलर सिर्फ यही नहीं रुके, हिटलर ने उनको हटाने के बाद फिर और भी ज़्यादा वॉर करने का डिसीज़न लिया कि हमें आगे भी वॉर करना चाहिए। और जब उन्होंने डिसीज़न लिया तो इनके कदम हैं जो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। सेम इसी तरह से पेज नंबर 60 पर हम देखते हैं इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब उन्होंने क्या किया, पोलैंड पे इन्वेडेड कर दिया, यानी कि अटैक कर दिया पोलैंड पे। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड इन सितंबर 1940। अ ट्रिपलेट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। पपेट रिजाइम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर stalled in a large part of Europe. By the end of the 1940, Hitler was the pinnacle of his power. End of the 1940. Okay, 1940 तक Hitler was the top of the power. Why? Because three most powerful countries of that time were supported to the Hitler and Germany. Now, Hitler now moved to achieve his long aim of conquering Eastern Europe. He wanted to ensure food supplies and living space for German. तो अब वो ईस्टर्न यूरोप को भी कैप्चर करना चाहता था। ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप मीन्स हिंदी में आप इसको कहेंगे पूर्वी यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में वो सभी कंट्रीज आएंगी जो धीरे धीरे करके रशिया की तरफ बढ़ती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईस्टर्न यूरोप पे कैप्चर करने से पहले ही वो यहाँ पर एक तरह से अपनी वॉर पहले से प्रिपेयर कर चुका था, जो कि वॉर इनकी हो रही थी इंग्लैंड से। सपोज कि कुछ इस टाइप का मैप है जर्मनी का, ये इनका वेस्टर्न साइड है, यहां पर इंग्लैंड से इनका वॉर चल रहा था, तो आप इसको वेस्टर्न साइड कह सकते हैं। यहां पर के कंट्रीज या यहां के छोटे छोटे स्टेट्स को इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया, जो कि ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज कहलाते हैं। यहां पर इसने शुरू कर दिया वॉर, जबकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आप दोनों जगह ही अपने आर्मीज भेज देंगे तो आपको आर्मी पे कितना ज़्यादा कॉस्ट डालना पड़ेगा, ये हिटलर अच्छी तरह से जानता था। फिर भी उसने ये कदम आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। ओके, इससे पहले एक लाइन है, ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। इसका कहना था कि भाई फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस चाहता था कि भाई मेरे जितने सैनिक हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पर आसपास रहें। इस वजह से उसने वहाँ पर अटैक किया था, और साथ साथ वो फूड की प्रॉब्लम भी वहाँ पर दूर कर सकता था। दैट्स वाई ही अटैक टू देयर नेबरहुड नेशंस। ओके,
देन वी सी दैट इन जून 1941, in June 1941, it was a great incident. It was a great incident as Hitler attacked to Soviet Union, and it was also a historical blunder. सोवियत यूनियन को हम यूएसएसआर या रशिया भी कहते हैं। जून 1941 में हिटलर ने जून 1941 में हिटलर ने क्या किया कि सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया, जो कि हिस्टोरिकल ब्लंडर था उसके लिए। इट मीन्स कि महाबेवकूफ़ी थी कि उसने वहां पे अटैक कर लिया। वो महाबेवकूफ़ी कैसे थी वो आपको देखना है, क्योंकि उस समय जब उसने अटैक किया तो सोवियत की जो आर्मीज थी उनको रेड आर्मी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रेड आर्मी। किसकी है ये आर्मी? सोवियत की। सोवियत की स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना। मैं इसे यूएसएसआर की आर्मी लिख देता हूं। सोवियत की आर्मी जो थी वो रेड आर्मी के नाम से जानी जाती थी। रेड आर्मी एक इतनी पावरफुल आर्मी थी जिसने ना कि सिर्फ ईस्टर्न यूरोप से जर्मन की सेना को यहां से हटा दिया, बल्कि इनको पीछा करते करते यहां बर्लिन तक पहुंच गई। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन तक पहुंच गई और इनकी सेना को यहां पर घुस के वो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। रशिया ने, जब ये चीज रशिया को पता चला कि उनकी आर्मी अंदर तक आ गई है, तो इसी बहाने उन्होंने क्या किया कि लगभग 50 इयर्स तक वहां के आसपास के जो छोटे और स्टेट्स या कंट्रीज थी वहां पे उन्हें अपना ऑक्यूपाई कर लिया। तो जब उन्होंने उस पर अटैक किया, ऑक्यूपाई किया, तो इससे जर्मनी की पावर कम होने लगी। और जब जर्मनी की पावर कम होने लगी तो इनकी जो यहां जो आर्मी थी वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और ज्यादा स्ट्रांग हुई तो जर्मनी अब दोनों तरफ से पिसने लगा। एक तरह से कह सकते हैं कि वो हार की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ सेंचुरी thereafter. Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economics problem that the First World War had caused. Okay. इस बीच हम देखते हैं कि हमने सभी कंट्रीज का नाम पढ़ लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है और सभी कंट्रीज शामिल हैं एक्सेप्ट यूएसए। यूएसए को छोड़ के हर सभी तरह की जो कंट्रीज थी इसमें शामिल थी। यूएसए क्यों नहीं शामिल था? इसलिए नहीं शामिल था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और वो अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बचाना चाह रहा था। लेकिन बट इट कुड नॉट बी स्टे ऑन द वॉर फॉर लॉन्ग। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। ये हमेशा के लिए नहीं हो पाया क्योंकि जापान जो है अपनी पावर एक्सटेंड कर रहा था ईस्ट में। ईस्ट में कहां पर? जहां पर ये जापान होगा, ईस्टर्न एशिया कह सकते हैं। ईस्टर्न एशिया में जापान की लोकेशन है। And as you know that Japan is also known as the rising country of the earth. तो ये अपने आसपास के कंट्री पे अटैक कर रहा था और अपनी पावर इंक्रीज कर रहा था। और जिसमें उसने अटैक किया उसकी एक कंट्री जिनका हम नाम जानते हैं उसका नाम है इंडो चाइना। इंडो चाइना वॉज अ कंट्री दैट वॉज मेड बाय इंक्लूडिंग 3 कंट्रीज, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। और ये आपका एक अलग टॉपिक है, ये 10th का है। जब हम 10th पर वीडियो बनाएंगे, 10th क्लास के चैप्टर्स वीडियो बनाएंगे तो इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूं कि इंडो चाइना में जापान ने अटैक कर रखा था। ये 1945 की बात है। जापान ने इसलिए अटैक किया था क्योंकि इन पर पहले से फ्रांस ने अटैक कर रखा था। अब फ्रांस को डिफीट करने के लिए जापान आया क्योंकि
इंडो चाइना जापान से अपनी हेल्प चाहते थे। तो यहां पे यूएस नहीं चाहता था कि फ्रांस हारे, इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज शुरू से ही ईस्टर्न कंट्रीज को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं और ना ही उनको यह चीज अच्छी लगती है कि वो कंट्रीज आगे बढ़ें टेक्निकल या किसी अनदर मामले में भी वो यही चाहते हैं कि ये हमेशा हमसे पीछे रहें। और हुआ भी यही कि यूएस को ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि ये जापान इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। बट जापान इनको डायरेक्ट टारगेट करता जा था, अपने आर्मीज भेजता जा रहा था और लगभग इनको फ्रांस को इंडो चाइना से इन्होंने यहां से हटा दिया था। इसी बीच क्या होता है, it had occupied French and was planning attacks and on US naval base in the Pacific। और जब जापान को लगता है कि यूएस भी यहां पर आ गया, क्योंकि यूएस के आर्मी यहां पर आ चुके थे इंडो चाइना में, इसको बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। यूएस की जो आर्मी थी वो यहां पे लड़ाई कर रही थी और यूएस चाहता था कि ये जो भी वहां पे वॉर हो रहा है इंडो चाइना में वो हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को स्क्रीन पे देखे, इसलिए यहां पे जो वॉर हुआ था उसे फर्स्ट टेलीविजन वॉर भी कहते हैं। तो ये सभी चीजें देख रहे थे वहां से कि कब क्या कैसे हो रहा है। तो यहां भी इनकी हार हुई थी यूएस की। तो जापान को लगा कि भाई हमने तो यूएस से भी लड़ लिया है, तो यूएस से लड़ने के बाद जब इन्होंने वॉर स्टार्ट किया, फिर जापान ने यूएस का एक पैसिफिक ओशियन में एक कह सकते हैं कि एक हार्बर था, एक जहाज, यात्रियों से भरा जहाज जा रहा था, तो उस पे उसने अटैक करने की कोशिश की जापान ने। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस्ड एट पर्ल हार्बर। जापान ने बॉम्बिंग कर दी यूएस बेस्ड पर्ल हार्बर पे। हार्बर क्या होता है ये देख लीजिए। हार्बर वहां होता है जहां पे जहाज आकर रुकते हैं और जहाज माल की ढुलाई भी होती है, पैसेंजर भी उतारते हैं और पोर्ट में मरम्मत भी होती है। हार्बर में सिर्फ माल ढुलाई वगैरह होती है, पैसेंजर उतारते हैं ले जाते हैं। जो हार्बर होता है वो पोर्ट से छोटा होता है, अदरवाइज दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो वहां पर उसने बॉम्बिंग कर दी, जापान ने पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग कर दी। ये अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद द यूएस एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वॉर एंडेड इन मई 1945। वॉर जो है मई 1945 में एंडेड हुआ विद द हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। कब एंड हुआ वॉर का? मई 1945 में, जब यूएस ने बॉम्बिंग की किस पर? जापान पर। जापान के किस सिटी में? हिरोशिमा। और बाद में उसने इसी कंट्री के एक और सिटी पर बमबारी की थी जिसका नाम था नागासाकी। इसके बाद ही ये वॉर एंड हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसको बॉम्बिंग करने के लिए पूरी वर्ल्ड ने मना किया था, क्योंकि इसने एटम बम गिराया था। एटम बम होप कि आप लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक होता है और जापान को रिकवर होने में इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और इसी के बाद यूएनओ भी एस्टेब्लिश हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों पे ध्यान रखे कि कभी भी वॉर ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे किसी का नुकसान हो, कोई किसी पे दबाव ना डाले। मोस्ट ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो करें। बहुत सारे इनके रूल्स है, वो हम अलग टॉपिक में करेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट्स रिवाइज और रिकॉल कौन कौन से हमने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड 1929। डेविस प्लान के बाद हमने देखा, डेविस प्लान एक ऐसा प्लान था जो कि जर्मन के कंपनसेशन अमाउंट को चाहता था कि वो जल्दी से भरपाई कर दें और उनको ये भी चाहता था कि वो प्रॉपर वे में आगे निकल जाएं। लेकिन ये नुकसान में रहा, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी वो क्रैश्ड हो गई और जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर जल्दी जल्दी वापस लेना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर पैसों की दिक्कत आ गई। द इकोनॉमिक क्राइसिस, राइजिंग क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है वो हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब हिटलर की बारी आती है। तो हिटलर के बारे में हमने पढ़ा कि हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था
आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग अलग है। ऑस्ट्रिया इज सिचुएटेड नियर बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ओके, सो 1989 में ये पैदा हुआ था और इसकी जो लाइफ थी, स्टार्टिंग चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता था। हिटलर से लोग अट्रैक्ट इतना किस लिए होते थे, क्योंकि वो एक अच्छा स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था, मोदी जी की तरह। जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं और लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं उनकी बातों से, बहुत से लोग हो चुके हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा बोलते हैं और सच में वो अच्छा बोलते हैं, काबिल तारीफ है। तो इसी तरह से जब हिटलर बोलता था तो लोगों में एक जुनून आता था। वैसे भी वहाँ के लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि हमारा देश आगे कैसे निकलेगा, कभी बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। और उस समय हिटलर ने सच में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अगर उसने अपना कदम बर्बादी की तरफ और अपनी इच्छाएं और ज़्यादा नहीं बढ़ाई होती तो शायद हिटलर आज एक अच्छा इंसान होता। इसके साथ ही हिटलर के हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें तो द ग्रेट जर्मनी हाईवेज, सुपर हाईवेज जो बनाए हुए हैं वो हिटलर के टाइम के ही बनाए हुए हैं। और भी कई चीज़ें हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। दीज आर नॉट बिलोंग्स टू दिस टॉपिक। ओके, जर्मन वर्कर्स पार्टी, हिटलर ने हमने पहले देखा कि पहले जर्मन वर्कर पार्टी बनाई है, फिर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स बना दिया, इसी को इसने इंप्रूव किया और लास्ट में इसको अपग्रेड करके नाजी पार्टी बोल दिया। नेक्स्ट है रेजटेग, क्या था? सो रेजटेग वाज अ जर्मन पार्लियामेंट जहां पर सभी तरह की जो डिसीजन लिए जाते थे। ओके, 1932 से जो था उन्होंने जर्मन नाजी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें 1932 में उनको वोट्स मिले, जो कि बहुत ज़्यादा वोट्स उस समय काउंट किए जाते थे, 37%। इट वाज अ ह्यूज क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। नेक्स्ट है हजलमर शास्त्र, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको शास्त्र कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म आप बोल देंगे। तो हजलमर शास्त्र कौन थे? हजलमर शास्त्र वाज एन इकोनॉमिस्ट दैट वाज हायर्ड बाय द Hitler for their economic growth, और he was appointed to 2 to 3 years। and नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हिटलर ने देखा कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है तो उसने आसपास के सभी कंट्रीज पर फिर कब्जा करना शुरू कर दिया, और उसका रीजन ये था, उसको कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देने थे। देन ही गेव एक्सक्यूजेस दैट स्टैंडलैंड वाज अ स्टेट दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ जर्मनी, सो वी हैव टू डू फेवर ऑफ जर्मनी। सो इसको अटैक किया गया और इट वॉज सिचुएटेड इन चेकोस्लोवाकिया, और ये इसने जो किया वो 1940 में किया था। इसको देखने के बाद ही हजमल शास्त्र ने कहा कि भाई अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो हमारी इकोनॉमी फिर से डाउन हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं सुना और वहां से उनको हटा दिया, यानी कि पोस्ट से ही हटा दिया, क्योंकि हिटलर रूल में किसी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं थी जो अपनी बातें आगे बढ़ाए या अपनी मनमानी करे या किसी चीज की सजेशन दे। वहां पे सिर्फ एक ही इंसान सुनता था, एक ही इंसान बोलता था, एंड दैट वाज हिटलर। ओके, सो यहां देखते हैं कि 1940 तक हिटलर एक पावरफुल इंसान बन चुका था, पावरफुल आर्मी बन चुका था। उसके बाद बहुत सारी पावर्स आ गई थी। सबसे पहले तो पावर्स की अगर हम बात करें तो जब उसे चांसलरशिप ऑफर किया गया था यहां से, तो उसी समय इसके पास ऑफर आ गया था 1933 से। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इसकी पावर्स बढ़ते हैं, स्टूडेंट आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको डिटेल में आपको बुक में मिलेगा, ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट करके बता रहा हूं। होप सो इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका इंटरेस्ट जगे। कई स्टूडेंट का होता नहीं इंटरेस्ट, सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट जगे। सो जब ये पावरफुल बनता है तो इसने यहां पर अटैक किया होता है ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में। ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में इसलिए अटैक करता है क्योंकि इसका जो एक्सक्यूजेज होते हैं वो चाहता है कि भाई हमारे लोगों के लिए लैंड हो, फूड हो। जब और ये उस समय ये भूल जाता है कि इंग्लैंड ने इस पे अटैक किया, वेस्टर्न साइड से जो इसकी आर्मीज है वो यहां से लड़ रहे हैं और ये ईस्टर्न साइड से ये लड़ रहे हैं। ईस्टर्न साइड से जो आर्मी लड़ रही थी वो यूएसएसआर की आर्मी थी, जिसे रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो इतनी पावरफुल थी कि लड़ाई यहां होती, लेकिन वो उसको मारते मारते यहां तक ले आए थे, बीच में बिल्कुल बर्लिन तक ले आए थे। और जब वो ले आए तो अगले 50 ईयर्स तक उन्होंने अपना ही रूल किया वहां पे। और लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि अमेरिका इससे बचता जा रहा था, और इसलिए बच रहा था क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका बहुत ज्यादा उससे नुकसान हुआ था। अब वो इसकी रिकवरी करना चाहता था, लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने अपने आप को वॉर से दूर रखा था। बट
पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया जाता है किसके द्वारा? जून 1941 1945 के आसपास की कोई डेट है जहां पे वो अटैक किया जाता है। 1945 के आसपास की डेट है जो कि जापान पर्ल हार्बर पे अटैक करता है यूएसए के। उसके बाद ही यूएस को वॉर में एंटर होना पड़ता है और ये वॉर का एंड ऐसा होता है कि यूएस अपना गुस्सा निकालने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप कर देता है और इसी के साथ ये वॉर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर में कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 54 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनाए हैं। एक्स्ट्रा मीन्स कि मिडिल ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस बनाए हैं और उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो कि पीडीएफ के माध्यम से मैंने बनाए हैं। उसको आप जरूर देखें और कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर आप उसमें लिखें। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है और आप इसी तरह से इस वीडियो को और इससे रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में और भी ज़्यादा आंसर देखें और भी ज़्यादा कलेक्शन निकालें और इसको रिवाइज करें ताकि हम इससे बैक और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कर सकें, क्योंकि उसका भी रिलेशन कुछ ना कुछ इस चैप्टर से ही है। दोनों ही आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो होप्स हो कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।